नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित भार्गव एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि आपका अपना संस्थान लास्ट ईयर्स के जो अपने क्वेश्चंस हैं हर सब्जेक्ट के, उन सभी के सॉल्यूशंस की एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम पुराने वर्षों में हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनका विस्तार पूर्वक यहाँ पर अपन वर्णन देखने वाले हैं। और आज हम इसी कड़ी के बीच में यहाँ पर बायोलॉजी के पेपर की बात करेंगे, जो कि 8/11/2020 का पेपर है और इसकी जो शिफ्ट है वो है फर्स्ट शिफ्ट। क्लियर। अब हम यहाँ पर इस डेट के पेपर की अगर बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन के रूप में बेटा अपने को यहाँ पर जो चीज देखने को मिल रही है वो है श्वसन का अनुक्रमिक मार्ग है, या फिर हमको बोला है द सिक्वेंशियल पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब बात ये कह रहा है वो कि जो श्वसन की क्रिया है, इस श्वसन की क्रिया अलग अलग स्टेप्स में होती है, तो अलग अलग स्टेप्स में हो रही है, अलग अलग चरणों में पूरी हो रही है, तो उनका आपको सही सीक्वेंस बनाना है। जैसे अगर हम एक बात को समझें श्वसन की, तो जो श्वसन होता है बेटा ये दो तरीके का होता है ना। दो तरीके अब इसके कौन कौन से हैं? तो पहला हमने देखा वायवीय श्वसन, दूसरा हम देखते हैं अवायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहां पर अगर हम बात को समझें वायवीय श्वसन, तो वायवीय श्वसन की अगर बात को समझें तो इसके बारे में बोला है 3 चरणों में पूर्ण होता है। कितने चरणों में पूर्ण होता है? 3 चरणों में पूर्ण होता है। मतलब ये जो रेस्पिरेशन है अपना एरोबिक रेस्पिरेशन, ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होने वाला है। अब इसकी 3 स्टेप्स कौन कौन सी रहेगी? तो सबसे पहली स्टेप होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को और हम किस नाम से जानते हैं? ईएमपी पथ। किस नाम से जानते हैं? ईएमपी पाथवे। अब ईएमपी पाथवे क्यों कहा? क्योंकि इनके जो विस्तार करने वाले या इनका वर्णन करने वाले वैज्ञानिक जो थे 3 थे, एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पार्नास, उनके नाम पे अपन ने इनको बोला है। दूसरी इसकी स्टेप होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। क्या होती है? ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। देन तीसरी इसकी जो स्टेप होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या बोल दिया हमने? क्रेब्स चक्र। अब यहां पर अगर हम बात को समझें तो हमको बोला है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो अब करेक्ट सीक्वेंस की अगर बात को समझे तो बोलो, इन्होंने हमको बोला है कि ग्लाइकोलिसिस होगा, एटीएस होगा, टीसीए होगा, जो कि बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर गलत मामला फिट हो रहा है। फिर हम अगर देखें ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर टीसीए मतलब क्रेब्स चक्र होगा, फिर एटीएस होगा, बिल्कुल गलत बात हो गई ये भी। फिर अगला ऑप्शन दिया है हमको कि एटीएस चलेगा, टीसीए चक्र चलेगा और फिर ग्लाइकोलिसिस चक्र चलेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत बात हो गई है। तो अब यहाँ पर हम अगर एक बात देखें तो एक बात कंक्लूजन निकल करके आ रहा है कि सबसे पहले अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में हमको जो ऑप्शन बी दे रखा है इसके साथ हम करेक्ट कर सकते हैं हमारे आंसर को, क्योंकि सबसे पहले हुआ है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बाद क्या आता है? क्रेब्स चक्र, और क्रेब्स चक्र को ही हम टीसीए चक्र के नाम से जानते हैं। देन अंत में चलता है एटीएस सिस्टम, मतलब जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर। अगली बात अगर देखें हम, तो अगली बात बोली है शहद, रॉयल जेली, रेशम और लाख और मोम। मतलब हनी, रॉयल जेली, सिल्क एंड लेक एंड वैक्स।
ये जो चीजें हमको यहाँ पे दे रखी है, इन चीजों के बारे में हमसे पूछा है कि ये जो प्रोडक्ट आपके सामने दिए गए हैं, ये प्रोडक्ट कैसे हैं और ये हमको कहाँ से मिलेंगे, इनका सोर्स क्या होता है। तो इनका सोर्स अगर देखें तो क्या ये प्लांट्स के सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर ये एनिमल्स के सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स है, या फिर ये कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट है, या फिर प्लांट और एनिमल दोनों के सेक्रेटरी प्रोडक्ट है। तो ये बात हमको पता है कि अगर हम बात को समझें, हनी की अगर बात को समझें हम, शहद की, तो ये हमको हनी बी से मिलने वाला है जो कि एक एनिमल है। रॉयल जेली की अगर बात करें तो रॉयल जेली भी एक हनी बी का प्रोडक्ट है बेटा, है ना। हनी बी में भी अगर देखें तो फिर नर्स भी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात बोली है रेशम मतलब सिल्क। सिल्क की अगर बात करें तो ये किससे मिलेगा हमको, सिल्क वर्म से मिलने वाला है। देन हमको बोला है लेक, तो लेक किससे मिलने वाला है, लेक इंसेक्ट से मिलने वाला है। देन अगली बात बोली है वैक्स, तो वैक्स हमको किससे मिलने वाला है, तो वैक्स की अगर बात को समझे तो ये हमको मैक्सिमम किससे मिलने वाला है, हनी बी से। तो बोलो ये जो सारी चीजें अपने को दी है, दे आर सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स, मतलब जो जंतु है, जानवर है, उनके सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स है बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मोन्स्टेरा पौधे में किस टाइप की जड़ होती है। तो मोन्स्टेरा की अगर बात को समझे बेटा, तो मोन्स्टेरा के अंदर हमको हमेशा एडवेंटिशियस रूट्स दिखाई देगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम, तो क्या बोला है, प्रकाश संश्लेषण में जल का प्रकाशिक अपघटन कहाँ पे होता है। अब जल का प्रकाशिक अपघटन अगर देखें तो समझना, इसको समझने से पहले हमको हरित लवक का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। हरित लवक की अगर हम बात को समझें तो हरित लवक की संरचना में अपने को एक बात ये कही गई है कि ये जो हरित लवक है, इस हरित लवक में अपने को जो सिक्कों के ढेर के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिनको हमने कहा है ग्रेना। क्या कहा है बेटा, ग्रेना। अब यहाँ पर अगर हम बात को समझें तो ग्रेना जो होते हैं सारे, ये एक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं। देन अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखने वाली है हमारे लिए कि ये जो ग्रेना है, जिसको हमने कहा है ग्रेना, इस ग्रेना के ऊपर हमको बोला गया है कि पीएच फर्स्ट एंड पीएच सेकेंड दोनों पिगमेंट सिस्टम मौजूद होते हैं, जबकि ये जो सारे ग्रेना के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक दिख रही है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिला। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रोमा लेमिला। इस स्ट्रोमा लेमिला के पास हमको बोला जाता है कि ओनली पीएच फर्स्ट होता है बेटा। तो अब अगर हम देखें तो अब हम एक बात ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ग्रेना है, इस ग्रेना के पास पीएच फर्स्ट और सेकंड दोनों है। तो पीएच फर्स्ट और सेकंड दोनों है, मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नॉन साइक्लिक जो फास्फोराइलेशन है, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन यहीं पर होगी, है ना। अब जब नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन यहाँ पर होगी ग्रेना पे, तो जाहिर सी बात है नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में ही तो क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब जल का अपघटन होता है। अब हम हमारे ऑप्शन के हिसाब से अगर चले तो हमको बोला है थाइलेकोइड की बाहरी झिल्ली पे होगा, या क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना लेमिला में होगा, या थाइलेकोइड की झिल्ली आंतरिक झिल्ली के हिस्से में होगा, या क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा लेमिला में होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात को समझें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तो बेटा सी ऑप्शन की बात करें तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है हमारे थाइलेकोइड की, वहां पर अगर देखें हम तो जल का जो प्रकाशिक अपघटन होता है वो होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, केंचुए में निषेचन कहाँ पे होता है, तो जब वो कोकून वाली स्टेज में होता है बेटा, उसका जो प्यूपेशन पीरियड होता है उसी दौरान उसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध सभी 4 कोशिकांगों में से 3 में एक असामान्य विशेषता है, एक कोशिकांग चुनिए जो सामान्य विशेषता को साझा नहीं करता है। मतलब हमको जो 4 कोशिकांग दिए हैं, इन 4 में से हमको बोला है कि 3 जो रहेंगे,
तीन एक जैसे रहने वाले हैं, लेकिन जो एक भाई साहब रहेंगे वो थोड़ा सा अलग रहेंगे। अब अगर हम बात को समझें, हमको क्या क्या दिए हैं, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो तीनों है हमारे पास, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, केंद्रक, हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों की अगर बात को समझें तो इनके बारे में कहा गया है कि ये दोहरी झिल्ली वाले हैं। इनके पास अगर हम एक बात ये देखें तो इन तीनों के पास क्या है, दोहरी झिल्ली। लेकिन यहाँ पर अगर देखें सेंट्रियोल की या सेंट्रोसोम की, तो इसके पास बोला जाता है कि ये कैसा व्यक्ति होता है, तो ये व्यक्ति होता है झिल्ली विहीन। कैसा होता है, झिल्ली विहीन। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पर इनकी मेम्ब्रेन के हिसाब से हो रही थी। किसके हिसाब से बेटा, मेम्ब्रेन के हिसाब से। तो क्लियरली बात हो गई कि तीन लोगों के पास तो डबल लेयर है, लेकिन एक व्यक्ति के पास एक भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोग्लुबेट ग्रंथि और मशरूम ग्रंथि निम्न में से की प्रजनन प्रणाली से संबंधित है। तो यहाँ पर मादा कॉकरोच के अंदर ये होती है, या मादा टिड्डा में होती है, श्रमिक मधुमक्खी में, या नर कॉकरोच में। तो ये दोनों ग्रंथियां अगर देखें हम, तो नर कॉकरोच जो होता है, उस नर कॉकरोच के अंदर अपने को देखने को मिली थी बेटा। ठीक है, आपको मैंने एक ट्रिक भी बताई थी नर कॉकरोच के प्रजनन तंत्र को याद रखने के लिए, व्रसु, समसु, फेल है। ठीक है, अब इस ट्रिक के माध्यम से हमने प्रजनन तंत्र के सारे भाग याद रखे थे। हमने वृषण कहा था, हमने शुक्र वाहिनी कहा था, हमने स्खलन नलिका कहा था, हमने मशरूम ग्रंथि कहा था, हमने शुक्राशय कहा था, और हमने फैलिक ग्रंथि कहा था। और अब इस फैलिक ग्रंथि की अगर बात को समझे तो इसी को हमने क्या बोला है, कोग्लोबेट ग्रंथि। क्या बोला है, कोग्लोबेट ग्रंथि। अब यहां पर ये बात जो हमने कही है, तो अगर देखें मशरूम ग्रंथि और फैलिक ग्रंथि या कोग्लोबेट ग्रंथि, ये दोनों अपने को किस में देखने को मिली, नर में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को थोड़ा सा अपने को कैच करना है। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी का विसंयोजन कोशिका विभाजन की किस अवस्था में दिखाई देगा। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये कंडीशन अगर है, तो इसी का नर लिया और इसी की मादा ली, इन दोनों का जब हमने क्रॉस कराया, तो हम एक बात ये देखते हैं कि जब यहाँ पर गेमेट फॉर्मेशन होता है, तो गेमेट फॉर्मेशन के दौरान ये क्या हो जाते हैं, इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं। देखो यहाँ पर दो अगर हमको आर दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से हमने देखा कि भैया एक आर ले लिया हमने, दो टी दिखाई दे रहे हैं तो हमने क्या ले लिया, एक टी ले लिया। इधर भी वही कंडीशन अगर देखें हम, तो हमने दो आर में से एक आर ले लिया, दो टी में से एक टी ले लिया, और इस तरीके से एक एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर क्या बना ली है, F1 जनरेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ये जो दोनों का सेपरेशन हो रहा है, ये सेपरेशन की जो प्रोसेस होती है, ये सेपरेशन की प्रोसेस किस फेज में दिखाई देगी, तो ये हमको हमेशा एनाफेज फर्स्ट में दिखाई देगी, क्योंकि एनाफेज में ही अगर हम एक बात ये देखें तो क्रोमोसोम्स का सेपरेशन अपने को दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो बोला है बॉम्बेक्सीबा द्वारा उत्पादित फल का प्रकार होता है। तो एक बात याद रखना यहाँ पे, अगर हम बॉम्बेक्सीबा की अगर बात को समझे ना बेटा, तो बॉम्बेक्सीबा की अगर बात करें, बॉम्बेक्सीबा जो किसका नाम है, सेमल वृक्ष। और सेमल वृक्ष जो है, इसका अगर हम कुल देखें तो ये किस कुल का होता है, तो मालवेसी कुल का। और मालवेसी कुल में अगर फल का प्रकार देखते हैं तो वो किस प्रकार का होता है, तो कैप्सूल प्रकार का। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कैप्सूल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखें तो अपने को बोला है यहां पर
निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रेमिनी परिवार का लक्षण है? तो ग्रेमिनी परिवार की अगर बात को समझे तो 1 से 6 पुंकेसर होते हैं, कभी कभार ये अपने को 1 से अधिक भी देखेंगे, और सामान्य रूप से अगर देखें तो 3 या 1, और ये हमेशा इनका जो बीजांड रहेगा ये एनोट्रोपस कंडीशन में रहने वाला है। अब एनोट्रोपस कंडीशन में किस तरीके से बीजांड रहने वाला है? तो बीजांड की अगर हम बात को समझे बेटा, तो बीजांड का जो मुख है वो किधर की तरफ झुका हुआ होता है? जब नीचे की तरफ। मतलब अगर हम बात को समझे तो बीजांड जब इस तरीके से नीचे की तरफ झुका हुआ होता है तो उसकी इस कंडीशन को अपन एनाट्रोपस कंडीशन कहते हैं, और ये अपने को आसानी से किसमें देखने को मिलती है? ग्रेमिनी फैमिली। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तरबूज का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो तरबूज का वैज्ञानिक नाम अगर देखें बेटा तो क्या हो जाएगा? सिट्रलस लेंटेटस। कुकुमिस मेलो किसका हो जाएगा? तो ये अपना मस्क मेलन हो जाएगा, मस्क मेलन। बोलो कुकुरबिटा मैक्सिमा क्या हो जाएगा? तो पंपकिन हो जाएगा, है ना। फिर अगर हम बात को समझें कुकुमिस सटाइवस, तो ये अपना खीरा ककड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम बात को समझे तो सिट्रलस लेंटेटस जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा बेटा? तरबूज का बोटेनिकल नेम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को अपने जीवन चक्र का पूरा करने के लिए पानी और भूमि की आवश्यकता होती है? अब पानी और भूमि दोनों की आवश्यकता की अगर बात को समझे बेटा, तो यहाँ पर आंसर 2 हो सकते हैं, जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं, कि ये जो पौधों के उभयचर होते हैं, तो इनको पानी की जरूरत लग रही है, और ये कभी कभी अपने को क्या है, पानी से बाहर वाली कंडीशन में भी दिखाई देने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में अपन बात को समझें तो दोनों ऑप्शन अपने लिए लगभग करेक्ट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप सुंदरी जिसको हम हेरिटेरिया फॉर्म बोलते हैं, और गर्जन जिसको हम राइजोफोरा एपिकुलाटा कहते हैं, जो सुंदरवन में पाए जाते हैं। इन पौधों में विशेष जड़ें होती है जो ऋण गुरुत्वानुवर्ती होती है, और उन जड़ों को क्या कहते हैं? तो इन जड़ों को अपन ने श्वसन मूल कहा था, कि अगर कोई पौधा क्या है कि जल भराव की स्थिति में है, कहां पर लगा हुआ है? जल भराव की स्थिति में। अब जल भराव की स्थिति में जब वो लगा हुआ है, तो जल भराव की स्थिति में जड़ें उसकी जमीन के अंदर भले ही है, लेकिन एक बात ये होगी कि उन जड़ों को जब श्वसन करना होगा तो वो जड़ें क्या करेगी बेटा? कुछ समय पश्चात भूमि से बाहर आएगी और क्या करेगी? श्वसन की क्रिया करेगी, और इनको श्वसन करने के लिए इन जड़ों के शीर्ष भाग पर एक विशेष रंध्र होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूमेथोड्स। क्या बोल देते हैं बेटा? न्यूमेथोड्स, है ना। और या फिर हम यूं बोल सकते हैं कि ये जड़ हो क्या? तो इस जड़ को हम बोल सकते हैं श्वसन मूल। क्या बोल सकते हैं? श्वसन मूल। क्लियर? अगला क्वेश्चन अगर देखें हम, तो बोला है क्रोमोसोम पर उपस्थित प्राथमिक संकुचन को क्या कहते हैं? तो समझना बात को, अगर हम यहाँ पर एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हमने एक बात ये देखी थी कि जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर अगर हम बात को समझें तो सबसे पहला जो इनके अंदर हमको कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई देगा या संकुचन दिखाई देगा, इस पहले संकुचन की अगर हम बात को समझें तो पहले संकुचन को अपन ने क्या नाम दिया है? तो पहले संकुचन को हमने कहा है बेटा कि ये जो प्राथमिक संकुचन होता है, ये प्राथमिक संकुचन कहीं ना कहीं गुणसूत्र बिंदु कहला जाता है। क्या कहला जाता है बेटा? गुणसूत्र बिंदु। क्या कहा हमने इसको? गुणसूत्र बिंदु। और इस गुणसूत्र बिंदु को ही हमने क्या नाम दिया है? और तो सेंट्रोमियर। क्या नाम दिया है? सेंट्रोमियर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम देखें तो क्या बोला है, निम्न में से कौन सा कीट है जो धान के फूल से रस चूसता है? तो धान के फूल से रस चूसने का काम हमेशा कौन करता है बेटा? गंधी बग। कौन करता है? गंधी बग। गंधी बग की अगर हम बात को समझें तो जो गंधी बग होता है
इस गंधी बग का अगर हम वैज्ञानिक नाम देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, लेप्टोकोरिसा स्पीसीज। क्या हो जाएगा, लेप्टोकोरिसा स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से जो अपने को यहाँ पर ये जो एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में जो पत्तियों के निकलने का क्रम दिया गया है, बोला है कि निम्न में से ऐसा आपको किस पौधे में दिखाई देगा। देखो सरसों की पत्तियां अपन ने देख रखी है, इस तरीके से होती ही नहीं है ना। अल्स्टोनिया की अगर बात करें, ये अपन ने आज तक देखा ही नहीं है। लेकिन चाइना रोज की पत्तियां हमने देखी है, तो बोलो ना तो सरसों हो सकता है ना चाइना रोज हो सकता है। अल्स्टोनिया की बात करें तो अल्स्टोनिया की पत्तियां इस तरीके से नॉर्मल तो हो नहीं सकती है, तो फिर अपने पास जो ऑप्शन रहेगा वो कौन है, गुआवा, क्योंकि गुआवा की पत्तियां इसी तरीके से होती है और अपन ने देखी रखी है बेटा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक्सिनोम में लेम अक्ष लंबे अक्ष के समानांतर चल रही है, कुछ संख्यात में सूक्ष्म नलिकाएं होती है, एक एक्सिनोम में उपस्थित सूक्ष्म नलिकाओं की संख्या होती है। अब यहां पर ये जो संरचना हमको बताई गई है, फ्लैजिला की आंतरिक संरचना, जो एक फ्लैजिला है उस फ्लैजिला की अपने को आंतरिक संरचना की बात कही गई है। अब इस फ्लैजिला की आंतरिक संरचना की अगर हम बात को समझे बेटा, तो एक फ्लैजिला को हमने थोड़ा सा क्या है कि अगर देखा जाए तो फ्लैजिला इस तरीके से लंबा था बेटा, आपने उसको एक पोर्शन उसका कट किया, देन हम इस वाले पोर्शन की ओर से उसका स्टडी कर रहे हैं। अब इस वाले पोर्शन की ओर से स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि इनमें हमको 9 जोड़ी प्रोटीन के अणु दिखाई देते हैं। परिधि पर कितने जोड़ी दिखाई दे रहे हैं, 9 जोड़ी। तो परिधि पर अगर हम प्रोटीन के अणुओं के जोड़े की बात करें तो कितने जोड़ी है, 9 जोड़ी है। लेकिन केंद्र में अगर हम बात को समझें तो केंद्र में अपने को कितने जोड़ी प्रोटीन दिखाई दे रहा है, तो ये 1 जोड़ी प्रोटीन है। तो यहाँ पर जो हमको प्रोटीन के अणुओं की व्यवस्था दिख रही है, 9-1 जोड़ी, किस प्रकार से जमे हुए हैं ये, 9-1 जोड़ी। और ये जो अपन ने यहाँ पे प्रक्रियाएं देखी है, सूक्ष्म नलिकाओं का जो जमाव है, तो अपन ने यहाँ पे वही बात बोली है, परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं जो है 9 युग्म है और केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं कितनी है, 1 युग्म। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, पौधों में निश्चित बीज सेट उत्पादन देखा जाता है जो दिखाते हैं। अब निश्चित बीज सेट हम किस कंडीशन में देख सकते हैं बेटा, अनुन्मील्य परागण में। मतलब यहां पर पुष्प कभी ओपन नहीं हुआ है, तो फाइनली अगर हम देखें तो 100% एक बात ये बोल सकते हैं, उसमें परागण निषेचन सब कुछ आंतरिक रूप से ही हो चुका होगा। अगला प्रश्न है, रॉयल जेली शहद मधुमक्खी स्त्राव है जिसका उपयोग लार्वा के पोषण में किया जाता है, यह कहां से प्राप्त होता है। तो आपको एक बात तो ये होगी पता कि जो रॉयल जेली है, ये रॉयल जेली बनाती कौन है, तो रॉयल जेली बनाती है बेटा नर्स बी। कौन बनाती है, नर्स बी। किस भाग से बनाती है, तो आपको ये भी पता होगा, हाइपोफेरेंजियल जो ग्रंथि है इनकी, कौन सी ग्रंथि है, हाइपोफेरेंजियल ग्रंथि से, है ना। अब हाइपोफेरेंजियल ग्रंथि से बनाती है और हमसे यहाँ पर वही बात पूछी है, तो बोलो यहाँ पर अगर पूछा जाए तो किसके द्वारा बनाया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड ऑफ वर्कर। मतलब यहाँ पर अगर देखें तो जो कार्यकर्ता है उनकी लार ग्रंथियों से बनाई जाएगी। अगला है, मोलस्का संघ की पहचान कीजिए जो पौधों पर हमला करता है। पौधों पर हमला करता है मतलब पौधों के पत्ते वगैरह खाना पसंद करेगा, तो वो कौन होते हैं बेटा, घोंगे, जो अपने को क्या है पानी में भी और पानी के बाहर दोनों कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये जो सभी सदस्य दिख रहे हैं आपको, ये मोलस्का संघ के सदस्य है। और मोलस्का संघ के सदस्य होने के साथ साथ हम एक बात ये बोल सकते हैं कि ये हमेशा कैसे होते हैं, समुद्री। कैसे जीव है ये, समुद्री जीव है। क्लियर। अगली बात देखें तो अपने को यहाँ पर एक फोटो दिया गया है और इसमें बोला है किस प्रकार के संशोधन को हम नोटिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमको ये टेंड्रिल दिखाई दे रहा है, इस टेंड्रिल की अगर बात को समझें तो इस टेंड्रिल के बारे में अगर देखें, या फिर यहाँ पर हमको एक और फोटो दिया है बोगनविलिया का जिसमें कांटा बन गया है, तो ये बोला है इन्होंने कि या तो आप प्रतान की बात करें,
जिसको आप बोल रहे हैं टेंड्रिल, ठीक है। दूसरी आप बात कर रहे हैं कांटे की, ठीक है, जिसको आप बोल रहे हैं स्पाइन, ठीक है। इन दोनों की अगर बात को समझे बेटा तो ये किसके रूपांतरण है, तो ये है कक्षस्थ कलिका के रूपांतरण। किसके रूपांतरण है, कक्षस्थ कलिका के रूपांतरण है। अगर हम टेंड्रिल की स्पेशल बात करें तो ये स्टेम टेंड्रिल में, क्लियर है। तो यहां पर ये किसका रूपांतरण है, तो कक्षस्थ कलिका का रूपांतरण है। अगला प्रश्न है, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना स्फीति और टर्गर दाब पे निर्भर करता है, और साथ ही साथ किसके परिवर्तन के कारण ये कार्यक्रम होता है, तो सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल का अनुदैर्ध्य अभिविन्यास के कारण होता है, या रेडियल अभिविन्यास के कारण, या सभी दिशाओं में अभिविन्यास के कारण, या क्षैतिज अभिविन्यास के कारण। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर हम रंध्र की बात करते हैं तो रंध्र के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा किसकी, रक्षक कोशिकाओं की। अब इसके चारों तरफ हमने देखी कि सहायक कोशिकाएं हैं, और इन सहायक कोशिकाओं की अगर हम बात को समझें तो इन सहायक कोशिकाओं के अंदर अगर हम देखें ना बेटा, तो हमको कुछ सूक्ष्म यहाँ पर सेल्यूलोज के फाइबर्स दिखाई देंगे, और यहाँ पर पूरा जो अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा अरेंजमेंट अरीय प्रकार से होगा, क्योंकि रंध्र जो है हमारा गोलाकार है, तो गोलाकार रंध्र को प्रोटेक्शन देने के लिए गोलाकार व्यवस्था में ही सुरक्षा का घेरा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट, वो कैसा हो जाएगा बेटा, तो रेडियल अभिविन्यास, मतलब अगर देखें हम तो अरीय अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, प्रतिवाष्पोत्सर्जक दो प्रकार के होते हैं, उपापचयी निरोधक और फिल्म बनाने वाले। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक उपापचयी निरोधक नहीं है, मतलब अगर हम देखें तो उपापचयी क्रियाओं को रोकेगा नहीं। देखो, अगर हम फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट मतलब PMA की बात करें तो ये एक रसायन है, अगर हमने पौधे पे छिड़का तो उसकी उपापचयी क्रियाएं बाधित होगी और वो अपने रंध्र बंद कर लेगा। देन आया है एब्सिसिक एसिड, ये पौधे को क्या है, स्ट्रेस कंडीशन में ले आएगा, तो उसकी उपापचयी क्रियाएं बंद होगी, तो अपने आप रंध्र बंद हो जाएंगे। फिर अगर बात करें हम एस्पिरिन की, तो ये एस्पिरिन भी अगर देखा जाए तो एक तरीके का केमिकल है जो कि उपापचयी क्रियाओं को बाधित करेगा, लेकिन सिलिकॉन ऑयल जो होते हैं ये कभी भी उपापचयी क्रियाओं को बाधित नहीं करते। आपने किसी पौधे के ऊपर स्प्रे किया है तो ये उसकी पत्तियों के ऊपर एक परत बना देगा, और उपापचयी क्रियाएं उनकी जैसी है वैसी ही कंटिन्यू रहेगी, बाकी कुछ बाधा उसमें नहीं आएगी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखें हम, तो बोला है निम्नलिखित में से किस संकर में 50% हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजीय जीन उत्पादित होते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न में हमेशा अपन एक बात ये याद रखा करो, आपने क्या बोल दिया, 50% हेट्रोजाइगस पौधे निकालना है। अब अपने पास ऑप्शन है, सभी से निकाल के देख लेते हैं अपना क्या जा रहा है। अपन को बोला गया है कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, समझना बात को, ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर, ठीक है, ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर, पहला ऑप्शन ही उठाया हमने। कैपिटल आर का कैपिटल आर के साथ क्रॉस कराया, दोनों कैपिटल कैपिटल, कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ तो कैपिटल स्मॉल, कैपिटल का स्मॉल के साथ तो कैपिटल स्मॉल, और अगर बात करें स्मॉल का स्मॉल के साथ तो दोनों स्मॉल स्मॉल। मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो समझना बात को, जो टोटल हमारे पास जनरेशन मिली है हमको, टोटल जनरेशन कितनी है 4, मतलब 4 मिला के 100%। तो 4 में से अगर हम बात को समझें तो देखो ये है 25%, मतलब एक ही है इसलिए 25%, ये भी अपने आप में एक ही है इसलिए क्या हो गया 25%। तो हमने बोल दिया ये क्या हो गया है, समयुग्मजी लाल, और कैसा है लंबा, या यूं बोल सकते हैं प्रभावी। कैसा है प्रभावी, ये कैसा है 25%, ये भी है समयुग्मजी, समयुग्मजी और लाल भी है, लेकिन कैसा है अप्रभावी, कैसा है अप्रभावी। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें बेटा तो ये 25 और 25 कितने हो गए 50%,
तो यहाँ पर अगर हम बात को समझें तो 50% कैसे हो गए हैं, विषम युग्मजी। कैसे हो गए हैं, विषम युग्मजी। और हमको यहाँ पे वही बात बोली थी कि आपको 50% हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी पौधे कहाँ से प्राप्त होंगे, तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट है। बाकी और को भी करके देखोगे आप तो आपको यही चीज क्लियर हो जाएगी आसानी से। और इसी के साथ हमने हमारा एक और पेपर कंप्लीट किया, और इस पेपर में उम्मीद करता हूं आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। लेकिन फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है बेटा तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।